इसमें देखिए चैप्टर का वैसे तो शॉर्ट नेम जीओसी है, जीओसी है ना, जीओसी 1। बट इसको अगर पूरा कंप्लीट नेम देखें तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट हैं, जितने भी तरह के स्टेप हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसकी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है, ये यहाँ पे हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक आपको कोई रिएक्टेंट आपको मिलेगा, कोई ना कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, और एक आपका होगा अटैकिंग रीजेंट। एक क्या होगा आपका अटैकिंग रीजेंट। और अटैकिंग रीजेंट जैसा इसका नाम है अटैकिंग रीजेंट, ये यही शुरुआत करता है। देखो कोई ना कोई तो ऐसा स्पेसीज होगा जो रिएक्शन को स्टार्ट करे। तो स्टार्ट करने वाला का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसके ऊपर होती है, अटैकिंग रीजन के ऊपर। तो अटैकिंग रीजन पहले अटैक करता है रिएक्टेंट के किसी पर्टिकुलर बॉन्ड पे, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट में कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड जरूर होगा जो सबसे वीक होगा, जो सबसे कमजोर होगा, है ना। तो अटैकिंग रीजेंट उस पर्टिकुलर बॉन्ड पे अटैक करेगा, और जब बॉन्ड पे अटैक करेगा तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। और कोवलेंट उसका जो कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा आपको ये तो पता है कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना। तो जब कोवलेंट बॉन्ड का फिजन होता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड फिजन, ठीक है। और बॉन्ड फिजन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक इसमें होता है होमोलिटिक फिजन, और एक इसमें होता है हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो बॉन्ड फिजन दो तरह से होता है, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड का फिजन दो तरह से इसमें हो सकते हैं। और अटैकिंग रीजन की बात करें तो अटैकिंग रीजन भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को एनयू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट, एक ऐसी स्टेट बनती है ना, जहां पर रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और ठीक है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि ओल्ड बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका होगा, ये ऐसी स्टेट होती है जहां पर बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाया होगा, ठीक है। तो वहां पे उसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये हाईली अनस्टेबल होती है ना, हाईली अनस्टेबल होती है, और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो जाती है कुछ ही मतलब कि 10⁻⁻6 -9 सेकेंड के इंटरवल में ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में। कोई इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, और ये इंटरमीडिएट या तो कार्बोकैटायन होते हैं, ठीक है, या कार्बेनायन होते हैं, या कई बार बेटा फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, है ना, या कार्बीन भी बन सकती हैं, कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। ये इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव होते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है ना। ये माइक्रोन टू नैनो सेकेंड के इंटरवल में बनते हैं, और इतने ही टाइम में वो रिएक्ट भी कर जाते हैं, और उनके रिएक्ट करने के बाद फाइनल क्या बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। सर सिर्फ यस। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने को बॉन्ड फिजन कहते हैं। हाँ देखो, बॉन्ड फिजन यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग जीओसी चैप्टर में, उसमें कोलन बॉन्ड के फिजन को ही बोला जाता है, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन की पढ़ने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब कोवेलेंट होते हैं, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग को ही बॉन्ड फिजन बोला जाता है इसमें, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैं एक जनरल प्रोसीजर बताया है मैंने कि कैसे मतलब मैकेनिज्म होती है ना। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की आप मैकेनिज्म देखेंगे तो इसी तरह से वो प्रोसीड होती है, ठीक है। अब इसमें एक ग्राफ भी बनता है इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस में दिखाई जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस में दिखाया जा रहा है
हाउ टू रिएक्शन प्रोसीड, है ना, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही। तो सबसे पहले हमारे पास देखो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट का पहले ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। जब वो टूट रहा होगा, मतलब एग्जैक्ट अभी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाया होगा, एक वो एक इंटरमीडिएट टाइप, मतलब वो एक बीच की सिचुएशन होगी, उसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट वन, है ना, जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड टूट रहे होंगे, है ना, लेकिन पूरी तरह से टूटे नहीं है अभी। और फिर वो जब पूरी तरह टूट जाएंगे तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इंटरमीडिएट आपस में रिएक्ट करके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, है ना, और जब एक नया बॉन्ड बन रहा होगा तो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट टू बन रही होगी, और उसके बाद फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग मतलब इसकी मैकेनिज्म इस तरह से स्टेप वाइज चलती है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखे तो ये मैंने मान लिया रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, ये वाली, है ना, ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, और ये वाला बैरियर मैंने मान लिया ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है, ठीक है। और पहले रिएक्टेंट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बराबर होगी, है ना, और ट्रांजिशन स्टेट बेटा हाईली अनस्टेबल होते हैं, सबसे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ही होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डायग्राम में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो ये कोई हिल है, ये कोई पहाड़ी है ना, तो ये पहाड़ आपको चढ़ना है, तो ये पहाड़ की ये जो चोटी है यहाँ पे जो बन रहे होंगे बेटा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट की एनर्जी भी देखिए तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इंटरमीडिएट भी रिलेटिवली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर वो इंटरमीडिएट फिर रिएक्ट करके एक नया ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ओल्ड बॉन्ड की क्या हो गई होगी, वहां पे ओल्ड बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। और फिर ये आपका फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल, किसी रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल कर्व कैसे बनता है। अच्छा, इस कर्व में अगर एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करना हो कि ये एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी को थर्मोडायनेमिक्स में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी अगर माइनस कर दे तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगर डायग्राम में देखें तो ये आपकी प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनर्जी प्रोडक्ट की है, और ये एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की है ना। तो अगर इस एनर्जी में ये वाली एनर्जी बेटा हम लोग माइनस करते हैं तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो डेल्टा एच आएगा। और इस डायग्राम में अगर आप देखिए ध्यान से तो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है ना, बोलो भाई। यस सर। जैसे ये यस मान लो 10 किलो जूल होगी तो ये आपकी सपोज 20 किलो जूल है। तो आप जब इसमें प्रोडक्ट में सर रिएक्टेंट की माइनस करेंगे तो वो माइनस में आएगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे वो 10 किलो जूल आपने बताया वो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है। हैं। हाँ ये वाली प्रोडक्ट की है, 10 किलो जूल जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये रिएक्टेंट की ये वाली है 20 किलो जूल। और दोनों अब को इन माइनस दोनों करने से सर क्या आएगा? एंथैल्पी डेल्टा एच, ओके सर। है ना। तो एंथैल्पी को ये निकालने का तरीका होता है एंथैल्पी इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में अगर हम लोग रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी सेपरेट कर दें तो हमें रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाती है। और इस डायग्राम में देखो वो निगेटिव आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की उसके रिस्पेक्ट में अधिक है, तो डिफरेंस निगेटिव आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है
वो कोई किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना हुआ है, क्योंकि अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है तो वो रिएक्शन नेचर वाइज कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है ना। तो कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे आपको ये ऐसा ग्राफ ही बना के दे दे और आपसे पूछ दे कि ये ग्राफ किस टाइप के रिएक्शन के लिए बना हुआ है, एक्सोथर्मिक के लिए या एंडोथर्मिक के लिए। तो उसमें बस इतना ही देखना है, आप देख लीजिए प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी और रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बना के दे देता कि ये एनर्जी यहीं पे, ये ग्राफ यहाँ पे रोक देता, मतलब प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा शो कर देता, तो फिर ये वैल्यू ज्यादा हो जाती, ये कम हो जाती, प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाती, रिएक्टेंट की कम हो जाती, तो फिर डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता, फिर वो ग्राफ हो जाता है एंडोथर्मिक के लिए, है ना। तो वो कैसा भी आपको इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो बस वो ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए कि वो ग्राफ में कहाँ पर क्या है, ये बस पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन, है ना। बॉन्ड फिजन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड के ब्रेकिंग को ही बोलते हैं बॉन्ड फिजन, और वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है, द ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नोन एज बॉन्ड फिजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग या क्लीवेज को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिजन बोलते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड फिजन दो तरह से होता है, होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन कब होता है एंड हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है। तो होमोलिटिक को अगर आप सर ब्रेक कर थोड़ा दें, सा ऊपर कर दीजिए, हम बस डेफिनेशन थोड़ी कॉपी कर ले। हाँ कर ली। तो इसमें होमोलिटिक में क्या होता है कि होमो प्लस लिटिक करके अगर आप लिख लीजिए, तो होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसका नेम का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि होमोलिटिक फिजन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। तो बोलते हैं जब भी हम लोग फिजन ऐसे दो एटम के बीच में कराते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना, या फिर कुछ समटाइम्स ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्ट सेम नहीं है, या थोड़ा सा पार्शियल या स्लाइटली टाइप का डिफरेंस है, ठीक है। तो वहां पर भी होमोलिटिक फिजन हो जाते हैं, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन के बारे में बोला जाता है व्हेन फिजन इज कैरीड आउट बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो वहां भी होमोलिटिक फिजन होते हैं। या फिर अगर एग्जैक्ट सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो भी वहां पर होमोलिटिक फिजन हो जाते हैं, है ना। तो ये हम लोग इसे क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। जैसे एग्जांपल में क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया आपने। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, और इतना तो आप लोग सब लोग समझते हो कि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और ये जो होमोलिटिक फिजन होते हैं ये बोलते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में इनिशिएट होते हैं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में होमोलिटिक फिजन कराना चाहते हो तो आपको यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में रखना होगा उसे। तो यही क्लोरीन का सैंपल अगर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर के ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से टूटेगा बॉन्ड कि ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक राइट वाले क्लोरीन का है, एक लेफ्ट वाले क्लोरीन का है। तो एक इलेक्ट्रॉन राइट वाला क्लोरीन लेके हटेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, और एक लेफ्ट वाला अपना लेके निकल जाएगा। दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसके बाद जो ये स्पेसीज बनेगी जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे, है ना। फ्री रेडिकल इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है फ्री रेडिकल, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होती है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन में कोई पूछे कि फ्री रेडिकल में कौन सा चार्ज है, तो आप ये मत बोलिएगा कि -1 का चार्ज है या +1 का, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन उस पे दिखाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसी का था, है ना। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उसी का था, वो बात अलग है कि वो शेयरिंग में था, अब वो लेकर वो सेपरेट हो गया वो, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल अभी भी है। हाँ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी स्टेबल है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं आया,
उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना, क्योंकि चार्ज तो तब आता है जब कोई एटम किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन लेके भागता है ना, तब उस पर चार्ज आता है। ये तो अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके भागा है। बात समझ में आ रही है? तो इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है। जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना। ये जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़े थे ना इंटरमीडिएट, ये देखो ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, ये होमोलिटिक फिजन से ही बनते हैं। फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो होमोलिटिक फिजन से ही बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सेकेंड एग्जांपल ब्रोमीन का लिया हुआ है, इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में होमोलिटिक फिजन शो किया जा रहा है, तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएंगे, है ना। सनलाइट या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो यहाँ भी फ्री रेडिकल देखो बन रहे हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल मेथेन का लिया हुआ कि मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होमोलिटिक फिजन आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना। पाउलिंग स्केल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 0.4 का है ना। डिफरेंस देखा जाए तो ये 0.4 का डिफरेंस है। और बोलते हैं कि 1 यूनिट से कम का अगर डिफरेंस है, किन्हीं दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 यूनिट से कम है, तो उसमें होमोलिटिक फिजन हो सकते हैं। अगर आप फेवरेबल कंडीशन ले लें, होमोलिटिक फिजन की जो फेवरेबल कंडीशन है अगर वो आप ले लीजिए, तो ऐसे केस में भी होमोलिटिक फिजन हो जाते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए शर्त है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितने से कम होना चाहिए, 1 यूनिट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो रहा है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन रहा है। और मेथिल अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो रहा है, ये आपका बन गया मेथिल फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो ये मैंने नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि जैसे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जो प्रेजेंस है, परऑक्साइड हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, ये सभी जो होते हैं ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को इनहांस करते हैं, इन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को है ना फेवर करते हैं। तो कभी भी सनलाइट लिया जाए, परऑक्साइड या नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है रिएक्शन है, तो वहां पे होमोलिटिक फिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर सेम है या फिर डिफर भी कर रही है, लेकिन 1 यूनिट से कम का डिफरेंस है ना, तो होमोलिटिक फिजन आप करा दीजिएगा, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? Yes. Yes, sir. यस ठीक है। अब इसमें सेकेंड टाइप का जो फिजन होता है वो होता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, तो बोलते हैं जब फिजन हम लोग दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कराते हैं, तो इस तरह के फिजन को हेट्रोलिटिक फिजन बोला जाता है। हेट्रो मतलब वैसे ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन इसकी डिफिनेशन क्या करी, व्हेन फिजन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो देखो लिखा है कि 1 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1 यूनिट से ज्यादा है, तो वहां पर हेट्रोलिटिक फिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में होता क्या है, तो हेट्रोलिटिक फिजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होती है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड पर लेकर सेपरेट हो जाता है ना। देखो लिखा हुआ है द देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेपरेटेड बाय टेकिंग बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब पूरा पूरा बॉन्ड पर लेके भागता है वो, है ना। एक पुरानी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब जिसकी यहाँ पे उसको अगर हम लोग देखें इस सेंस में, तो यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके भागेगा ही भागेगा, और सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे मेथिल फ्लोराइड के बीच में शेयरिंग हो रही है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और कार्बन की 2.5 होती है। तो अगर डिफरेंस देखें तो ये 1.5 का आ रहा है पूरा पूरा, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंस 1.5 का आ रहा है, ठीक है, 1 यूनिट से ज्यादा है।
और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है हीटिंग। यहाँ पे आपको थर्मल हीटिंग करनी पड़ेगी, और थर्मली हीट करने पे हेटेरोडिक फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पूरा पूरा बॉन्ड पेयर लेके भागेगा। ठीक है, उसको इस एरो से ऐसे, इस फिजन को एक कर्व एरो से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ हम लोग एरो को ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि होमोलिटिक फिजन में क्या करते थे, हम लोग ऐसे दो एरो बनाते थे। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो फ्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बेटा कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऐसे इंटरमीडिएट को कार्बोकटायन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बन पे क्या बन रहा है, कटायन बन रहा है। कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन को कटायन बोलते हैं ना। तो कार्बन पे अगर कटायन बनने लगे, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर कभी अपीयर होने लगे, तो उस आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकटायन। या फिर इसका एक नाम और है, कार्बोनियम आयन भी इसको बोल देते हैं। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन वैसे ज्यादा फेमस है, कार्बोनियम आयन उतना फेमस नहीं है। तो अल्दो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों नाम इसको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका मेथिल कार्बोकटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे आपने ले लिया प्रोपिल क्लोराइड ले लिया, और इसको हीट कर दिया, तो इसमें देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा, क्योंकि आपने कंडीशन दी हुई है थर्मल कंडीशन, है ना। जब भी देखो डेल्टा साइन लगा दिया जाए तो समझ जाना दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडीशन। इसको बोलते हैं थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन के अंडर आप फिजन कराना चाह रहे हो, मतलब हीट हीट देकर बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो। तो हीट देकर जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो हेटेरोलिटिक फिजन होगा वहां पे, और ये बॉन्ड पे पूरा क्लोरीन लेके सेपरेट हो जाएगा। तो Cl पे तो -1 का चार्ज आ जाएगा, लेकिन कार्बन की तो दुनिया लूट गई भाई, उसका तो इलेक्ट्रॉन ही चला गया। तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि कार्बन, आपको ये तो नहीं लग रहा कि सर कार्बन के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे 2 यूनिट का चार्ज आना चाहिए, No, sir. है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन का पूरा बॉन्ड पेयर गया, ठीक है, लेकिन उसमें उसका खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें एक तो फ्लोरीन का ही था, है ना। तो किसी जैसे आपके पास कोई चीजें दो हैं, जिसमें एक चीज आपकी है और एक किसी दूसरे की है, और अगर मान लो वो चीज आपके पास से चली जाए, तो जो दूसरे की है उसके जाने का गम उतना नहीं होगा, जो आपकी एक्चुअली पहले से आपकी थी उसके जाने का गम आपको ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन ये वाला जो जा रहा है, उसकी वजह से इस पे +1 का चार्ज अपियर हो रहा है। और फ्लोरीन पे -1 का चार्ज क्यों आ रहा है, वो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, इसलिए यहाँ पे -1 का चार्ज दिखाया जा रहा है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखा दिए जाते हैं क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन, वो पूरा पूरा बॉन्ड पेयर है, जिसमें एक वो उसी का है, और दूसरा वो कार्बन का लेके आया, पड़ोसी का। तो पड़ोसी का जो इलेक्ट्रॉन लेके आया ना, उसकी वजह से उस पे -1 का चार्ज शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। Yes. अब इसमें जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करें, ग्रिग्नार्ड एजेंट भी एक काफी फेमस एग्जांपल होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है RMgX। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, मतलब समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th में पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि इससे ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। आर यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी का, जैसे मैंने यहाँ मेथिल ले लिया है, ठीक है। Mg, और X हेलोजन होता है, मैंने ब्रोमीन ले लिया है। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट को हीट किया जाएगा, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन, जो ये कोलन बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। और यही बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है। अब इसमें जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, अगर हम लोग ध्यान दें तो कार्बन यहाँ पे देखो नॉन मेटल है,
और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो आप देख लो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल से क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा भी होगा कि नॉन मेटल ज्यादातर पी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, है ना, पी ब्लॉक में। और मेटल तो डी में भी है और एस में भी है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है ना। इसका मतलब नॉन मेटल जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी उनमें जो नॉन मेटल बैठे हुए हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड जो टूटेगा वो कार्बन ही लेके जाएगा बेटा पूरा, मतलब ये CH3 लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे CH3 माइनस बनेगा, MgBr प्लस। और कार्बन पे जब निगेटिव चार्ज आता है तो ऐसे इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बन आयन। ऐसे इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन आयन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये भी एक गिगनार्ड एजेंट ही है, इसमें R जो है ये पूरा साइक्लोहेक्सिल ले लिया गया है। और अगर इसको हीट करेंगे तो इसमें कार्बन ही इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन आयन बन रहा है, साइक्लोहेक्सिल कार्बन आयन। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये भी लिया गया, एक आपका ये प्रोपिल 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे लिथियम अटैच किया गया है। लिथियम आप जानते हैं कि एल्कली मेटल है, लेकिन लिथियम एक ऐसा एल्कली मेटल है जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है ना। ये पता है आप लोगों को, एल्कली मेटल में लिथियम एक ऐसा मेटल है जिस जो आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो लिथियम कार्बन के साथ यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो सेम वैसी सिचुएशन है जैसे गिगनार्ड में, कि लिथियम आपका मेटल है और कार्बन आपका नॉन मेटल है। तो इसमें ये बॉन्ड पेयर कौन लेके जाएगा, कार्बन। कार्बन लेके आए, है ना। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी कार्बन आयन ही बन रहा है, प्रोपिल कार्बन आयन बन रहा है और लिथियम आयन अलग हो रहा है। तो ये हेटेरोटिक फिजन इस तरह से होते हैं। सर जहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स होंगे वही वीक बॉन्ड होगा। देखो ये 99% केस में ये देखा जाता है कि जो पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है। पोलर बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं कम एनर्जी देने पे। तो पोलर बॉन्ड लेकिन वहीं बनेंगे जहां पे एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो तो लिथियम और कार्बन के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी अगर आगे इधर वाले बॉन्ड देखें तो ये सब कार्बन कार्बन के बीच में है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच तो वैसे ही नॉन पोलर है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ये ऐसे आसानी से टूटने वाले नहीं है। और एक बात है कि आपने कंडीशन क्या ले रखी इस पे भी डिपेंड करता है। आपने कंडीशन ले रखी है थर्मल कंडीशन, हीटिंग कंडीशन। तो हीटिंग कंडीशन में तो वही बॉन्ड आसानी से टूटेगा जो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन होने के चांसेस बढ़ गए हैं, है ना। तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो वैसे नहीं टूटेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो तब टूटते हैं जब होमोलिटिक फिजन होती है। अगर यहीं पे सनलाइट दे देते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि होमोलिटिक फिजन हो जाए, है ना। लेकिन अगर आपने डेल्टा कंडीशन लगा रखी है तो फिर हेटेरोटिक फिजन नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस। तो इसमें भी देखो नोट में लिखा हुआ है पॉइंट, बोलते हैं कि आफ्टर हेटेरोटिक फिजन, हेटेरोटिक फिजन जब भी होता है तो उसके बाद या तो बेटा कार्बोकैटायंस बनते हैं, आइदर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन फॉर्म एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये बात हम लोग ने अभी देखी भी कि जब भी हेटेरोडिफिजन होते हैं तो हेटेरोडिफिजन होने के बाद या तो कार्बोकैटायन बन रहे होते हैं या कार्बेनायन बन रहे होते हैं एज ए इंटरमीडिएट। लेकिन होमोलिटिक फिजन के बाद कौन से स्पेसीज बनते हैं, फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिजन के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं इनको समझना है। ठीक है। देखिए
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझना, देखो अगर आपको जीओसी या मैक्रीज वाला पार्ट बहुत अच्छा करना है तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, है ना। अभी 11th में तो केवल हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th में जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना, फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही ऐसे टर्म है जो आपको रिएक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में क्लियरिटी है तो आपको रिएक्शन याद ही नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपको मैक्सिमम रिएक्शन में आप खुद ही बता दोगे कि अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दी जाए जो आपने कभी देखी ना हो, तो भी आप बता दोगे लॉजिक लगा के कि ये ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। वहां पे लॉजिक आप लगा के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं तो दो तरह से होते हैं। क्या मतलब है इसका, परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है, टेम्परेरी का क्या मतलब है? तो परमानेंट का और टेम्परेरी का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एराइज होते हैं, तो ड्यू टू परमानेंट इफेक्ट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज परमानेंटली चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट की वजह से जो मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेरली चेंज होती हैं, है ना। जितनी देर तक वो इफेक्ट लगता रहेगा उतनी देर तक तो प्रॉपर्टी चेंज होंगी, लेकिन जैसे ही वो इफेक्ट डिसअपियर होगा तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ओरिजिनल जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में परमानेंट इफेक्ट ज्यादा अच्छा, परमानेंट इफेक्ट का नंबर देखा जाए तो ज्यादा है भी। तो परमानेंट इफेक्ट तीन तरह से होता है। एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। तीसरा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट में आते हैं। और टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है वो आपका, उसमें एक ही इफेक्ट आता है, वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इनके फर्दर टाइप भी होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली मीजोमेरिक इफेक्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट को कुछ ऑथर्स ने रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी लिखा हुआ है ना। तो अगर ये कभी रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से लिखा हो तो वो कोई और नया इफेक्ट नहीं है, वो मेजोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसको रेजोनेंस इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो इसको प्लस आर और माइनस आर बोल देते हैं। वैसे मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा फेमस है, एनसीईआरटी ने भी इसी का ही नाम लिया है, तो आप लोग इसी को ही ध्यान रखें तो ज्यादा सही है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरह से होता है, एक होता है पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट हम लोग को वन बाय वन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग डिफिनेशन लिखी हुई है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते क्या है, ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ना। ये जो सारे इतने सारे इफेक्ट हैं वो क्या होते क्या है इन इफेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट एराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, है ना। ये इफेक्ट ऐसे इफेक्ट जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से डेवलप होते हैं, या इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, है ना, की वजह से डेवलप होते हैं। या फिर आप देखेंगे कई बार पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने लगेगा। तो इनमें से किसी भी वजह से अगर कोई इफेक्ट एराइज हो रहा है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है।
आ रही Yes, बात sir. समझ आ रही? तो इनमें से कोई भी Yes. इफेक्ट हो सकता है। अब वो एक एक करके पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर एक इफेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। हर एक इफेक्ट में कोई एक ही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले है इंडेक्ट इफेक्ट, है ना, इसको हम लोग आई इफेक्ट बोलते हैं। तो आई शॉर्ट नेम इसका आई इफेक्ट है, या पूरा बोले तो इंडेक्ट इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है ना, ये इफेक्ट किस वजह से एराइज होता है। तो ये इफेक्ट, पहली बात तो ये सैचुरेटेड बॉन्ड में ही ये इफेक्ट एराइज होता है। सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, है ना, क्योंकि ये हम लोग ये जानते हैं कि बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड भी होता है ना। तो ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये केवल सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट बेटा कभी पाई बॉन्ड पे ऑपरेट ही नहीं होता है। इसकी एक तरह से लिमिटेशन बोल सकते हैं हम लोग। सिग्मा इफेक्ट इज ओनली ऑपरेट ऑन सैचुरेटेड बॉन्ड। सैचुरेटेड बॉन्ड एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड को ही सैचुरेटेड बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट होता है। अच्छा, कैसे ऑपरेट होता है, जैसे देखो, ये मैंने एक कार्बन की चेन ले ली और ये आपकी एक सैचुरेटेड चेन है। सैचुरेटेड मतलब इसमें ईच कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, ईच कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। और ये इनके क्या है बेटा, ये इनके बॉन्ड पेयर है। अच्छा, अभी ये बॉन्ड पेयर बिल्कुल बीचों बीच में है। जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये बिल्कुल मिड मिड पे है, क्योंकि ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जितनी पावर से राइट वाला पुल कर रहा होगा इस बॉन्ड पेयर को, उतना ही फोर्स ये लेफ्ट वाला भी पुल कर रहा होगा। जिससे क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर ना तो राइट साइड जा पा रहा होगा ना लेफ्ट साइड, ये बिल्कुल मिड में रहेगा। ठीक है, ये सारे बॉन्ड पेयर इन कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में मिड पोजीशन पे है। और अगर मिड पोजीशन पे है तो इन पे कोई चार्ज नहीं है, किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। ये सभी कार्बन इस समय न्यूट्रल है। सभी पे कोई पूछे क्या चार्ज है तो बोल दिए जीरो चार्ज है, शून्य चार्ज है। अभी ये कार्बन की चेन पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन इसमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ सकता है तो बोलते हैं दो तरह से आ सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखा जाए दो तरह से आ सकता है, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन की चेन में आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कोई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उनमें से कोई भी हो सकता है, अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और इस फंक्शनल ग्रुप का नेचर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का ग्रुप है। अच्छा, दो तरह के ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, है ना, मतलब वो चेन की तरफ डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर का है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोल सकते हैं। और प्लस आई इफेक्ट ऐसे ही ग्रुप शो भी करते हैं। प्लस आई इफेक्ट में बोलते हैं ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग नेचर के होते हैं, वही प्लस आई इफेक्ट शो भी करते हैं। तो अगर ये एक्स यहाँ पे अटैच्ड हो गया, तो ये क्या करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो अगर ये अपने से दूर शिफ्ट करेगा तो देखो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पे चार्ज डेवलप होने लगेगा डेल्टा निगेटिव। डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज है ना, वो 1 यूनिट से भी कम है वो, इसलिए डेल्टा लगाया गया। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव। अब जैसे इस कार्बन पे डेल्टा निगेटिव आएगा, तो ये जो सेकंड कार्बन के जो बॉन्ड पेयर है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच के जो बॉन्ड पेयर है, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। Repel. रिपेल करेगा, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। अच्छा, रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड पेयर भी थोड़ा सा पार्शियली किधर शिफ्ट हो जाएगा, सेकेंड कार्बन की तरफ, है ना। तो लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा। जो पहला वाला बॉन्ड पेयर वो ज्यादा डिस्प्लेस हुआ होगा, है ना। और ये वाला उसके रिलेटिवली थोड़ा कम होगा, क्योंकि इस पे ये एक डेल्टा चार्ज की वजह से आ रहा है, और डेल्टा चार्ज रिपेल कर तो रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा होगा।
थोड़ा सा कर रहा होगा, तो इस पे डबल डेल्टा चार्ज, इसमें जो डेल्टा चार्ज आ रहा है वो और भी लेस आ रहा है। डबल डेल्टा लगाने का मतलब वो और पार्शियल हो गया है, और कम हो गया है मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डेल्टा आ गया। अब ये डबल डेल्टा नेगेटिव चार्ज थर्ड कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, सेकेंड और थर्ड कार्बन का, इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा, तो ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा थर्ड कार्बन पे, और थोड़ा सा कम आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो बोला तो ये जाता है कि 3 कार्बन तक ही तो ये देखने को मिलता है, और चौथे कार्बन तक ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब चौथे कार्बन का जो बॉन्ड पेयर होगा वो इतना कम शिफ्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा होगा वो इतना कम आ रहा होगा, उसको टेंड्स टू जीरो बोल देते हैं कि हाँ यार वो आ भी रहा है लेकिन इतना कम आ रहा है कि कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको हम लोग जीरो कंसीडर कर लेते हैं थ्योरी में। तो मोटा मोटी ये बोला जाए कि जो आई इफेक्ट होता है वो 3 कार्बन तक, है ना, ही वेरी करता है। किसी कार्बन की चेन में वो 3 कार्बन तक ही वेरी कर रहा है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, 3 कार्बन तक ही ओवरऑल वेरी करता है। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक्स लिख रखा है ना, यहाँ तो मैंने एक्स लिखा हुआ है। तो इसमें एक आपको लिस्ट में बता देता हूँ, ये लिस्ट है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की, और उनका एक रिलेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है ना, कि किसका ज्यादा है प्लस आई, किसका कम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को। पहले इसमें देखो सबसे जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है वो NH माइनस का होता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, NH माइनस। सेकेंड नंबर में O माइनस होता है, फिर आपका COO माइनस, है ना। 3 इसमें शुरुआत में ऐसे हैं जो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज हैं, ठीक है, शुरुआत में 3 ऐसे हैं जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। फिर इसमें एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो एल्काइल में एक आपका 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जो 3 एल्किल से अटैच्ड हो, वो आपका टर्सरी होता है, टर्सरी एल्किल ग्रुप 3 डिग्री। फिर आपका 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी, ठीक है। फिर आपका 1 डिग्री हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि NH माइनस का सबसे ज्यादा है, फिर O माइनस का है, फिर ये कार्बोक्सिलेट आयन का है। उसके बाद टर्सरी 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर एक एक डिग्री कम करते जाओ 1 डिग्री, फिर आपका CD3 है, फिर CH3 है। अच्छा, ड्यूटीरियम का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो CD3 का थोड़ा सा ज्यादा है CH3 से, और फिर ओनली ड्यूटीरियम का है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का है। और हाइड्रोजन के लिए तो ये बोला जाता है कि इसका हाइड्रोजन का आई इफेक्ट जीरो माना जाता है। इसको रेफरेंस के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, है ना, कि जैसे नंबर लाइन में जीरो को रेफरेंस लेते हैं, अब इसके आगे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना, और इसके पहले सारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन को आई इफेक्ट जीरो माना गया है। हाइड्रोजन से ज्यादा जिनका आई इफेक्ट है रिलीजिंग नेचर में, वो सब प्लस आई वाले हैं, और हाइड्रोजन से कम वाले जो हैं उनका माइनस आई। लेकिन हाइड्रोजन का खुद का आई इफेक्ट जीरो होता है। वो ये हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, ना ये विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। ये सर यहाँ पे इस पे जब एक्स की वजह से इस पे शिफ्ट हुआ तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, फिर इसकी वजह से वो रिपेल हुआ इलेक्ट्रॉन। तो सर इस पे कोई फर्स्ट कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उस तरफ बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ? देखो ये फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो चार्ज ओवरऑल आएगा, जैसे आपका कहना है कि थोड़ा सा ये शिफ्ट इधर होगा, तो इस पे ये चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम थोड़ा सा होगा, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस आएगा, लेकिन वो डबल डेल्टा प्लस ही आ रहा होगा, और डबल डेल्टा प्लस और डेल्टा निगेटिव पहले से है, तो ओवरऑल तो इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा ही। और ये जो चार्जेस हम लोग शो कर रहे हैं ये ओवरऑल चार्जेस है ना, कि प्लस माइनस होने के बाद इस मैग्नीट्यूड के चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, है ना। सबसे ज्यादा रहेगा कार्बन पे डेल्टा निगेटिव, जो जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस पे सबसे ज्यादा रहेगा मैग्नीट्यूड, और उसके बाद अगले कार्बन पे रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा,
और नेक्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे और कम हो जाएगा, है ना। चौथे कार्बन पे 0 ही ले लिया करेंगे, ठीक है। तो वो ये जो चार्जेस है ना, वो ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन वो हम लोग उतनी गणित नहीं लगा रहे उसमें, ठीक है। तो ये है इसमें, आगे बात समझ में आएगी। तो ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार हम लोग इसको इसकी हेल्प से क्वेश्चन भी किया करेंगे। अब इसमें से माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? तो माइनस आई इफेक्ट में जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं, इफेक्ट जो ग्रुप शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर के होते हैं। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रा करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, पुल करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कनपुरिया लैंग्वेज में खींचू टाइप के ग्रुप होते हैं। ये खींचू टाइप को, खींचू मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे ये वाई, मैंने यहाँ पे वाई सिंबल दिया है इसे, तो वाई ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ना। ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो अपनी तरफ पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पार्सली शिफ्ट हो जाएगा वाई की तरफ। तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा वाई पे। लेकिन इस कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कार्बन पे जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो ये पड़ोस वाले कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, 1 2 कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये पूरा बॉन्ड पेयर अपनी तरफ क्या करेगा, ये भी थोड़ा सा पुल करेगा। तो ये इसके पुल करने पे नेक्स्ट कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम ही होगा, है ना। जैसा पलक का कहना है उस हिसाब से वो मैग्नीट्यूड पहले से कम ही होता जाएगा। और थर्ड कार्बन का और ज्यादा, मतलब थर्ड कार्बन में पुलिंग हो तो होगी, लेकिन वो रिलेटिवली कम होती जाएगी। इसमें आप एरो के साइन से भी समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा एरो इसमें लगा रहा हूं मैं पहले कार्बन के और एक्स के बीच में। तो ये एरो जितने ज्यादा लगा रहा है, जैसे मैंने सबसे पहले वैसे 3 एरो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले 3 एरो लगा दीजिए, तो ये सबसे ज्यादा पुलिंग हो रही है। फिर एक एक एरो कम कर दिए, यहाँ पे 2 एरो लगाए मैंने, मतलब ये पुलिंग थोड़ी सी रिलेटिवली कम हो गई। और यहाँ पे मैंने एक ही एरो लगाया, मतलब यहाँ पे और कम हो गई। चौथे कार्बन पे पुलिंग में कोई एरो मैंने नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पे वो शिफ्टिंग हो ही नहीं पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन की चेन है उस पे पार्शियल कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन यही कि इस इफेक्ट में आप देखो तो कार्बन की चेन में चार्ज जो था पहले तो 0 0 0 था, अगर वो ग्रुप नहीं प्रेजेंट था। लेकिन उस ग्रुप के आने की वजह से, इस ग्रुप के अटैच होने की वजह से कार्बन की जो चेन है वो, उस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है ना। इसमें चार्ज का इंडक्शन हो गया। आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा ये पढ़ा होगा, इंडक्शन वर्ड। इंडक्शन मतलब पहले कोई चीज नहीं है, लेकिन किसी को दूसरे को देखकर वो चीज आ जाए। मतलब जैसे चार्ज के लिए बोला जाता है कि किसी प्लेट पे, मान लो कैपेसिटर की किसी प्लेट पे चार्ज 0 है, और उसके सामने कोई ऐसी प्लेट रख दी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस सामने वाली प्लेट पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसे क्या बोलते हैं, चार्ज का इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो, समझ में आ रही बात, यस ठीक यस है ना। हम लोग अपनी लाइफ में भी इंड्यूस्ड होते रहते हैं। जैसे आपका कोई, आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, तो आपके उसके मार्क्स आपसे हमेशा अच्छे आते हैं, तो हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हाँ भाई वो ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है जो उसके हर बार नंबर अच्छे आते हैं। और अगर वो बता दे कोई तरीका कि ऐसे करो, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, हाँ यार ये टॉपर है, तो ये जो बता रहा है ठीक ही बता रहा होगा, है ना। तो उससे इंड्यूस्ड भी हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग भी शायद उसी तरह से पढ़ें तो और अच्छा रिजल्ट आ जाए, है ना। तो इंडक्शन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है भाई। अच्छे लोग से भी लोग इंड्यूस्ड होते हैं, और बोलते हैं ना बुरी संगति का असर भी खराब होता है। अगर आप बुरी संगति बनाएंगे तो उससे भी आप इंड्यूस्ड होंगे, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा और डेंजरस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो ग्रुप हैं,
वो अगर देखा जाए तो एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो एक इफेक्ट ऐसा है जो कार्बन की चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये कार्बन की चेन के लिए फायदेमंद है। ठीक है, मान लो आप किसी से इंड्यूस्ड हो रहे हैं और इंड्यूस्ड होकर ऐसे कोई मोटिवेटर है ना, या कोई जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेटर आप यूट्यूब में भी देखते होंगे। ठीक है, तो आप कई बार उनसे मोटिवेट भी हो जाते हो अपने लाइफ में, और आपके लाइफ में थोड़ी चीजें पहले से बेटर होने लगती है। ठीक है, तो अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, आपके लाइफ में बेटर हो रहा है ना, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है ना? यहाँ पे कार्बन की चेन के लिए क्या फायदेमंद बात है। यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कार्बन की चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो रही है। ठीक है, तो कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हो रही है, तो वो कार्बन की चेन के लिए फायदेमंद बात है ना? तो ये जो प्लस आई वाले होते हैं ना, ये कार्बन की चेन के लिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो माइनस आई वाले होते हैं, ये खींचू टाइप के होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको भी खींच लेते हैं। उल्टा कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती दिख रही है, देखो इस पे सब पे डेल्टा चार्जेस आ गए। तो ये कार्बन की चेन के लिए हानिकारक है ना? तो बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? और ऐसे नेचर में ऐसे मतलब हमारे मतलब सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, है ना? जिनसे बात करके या जिनसे हेल्प से आपका फायदा होगा। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो उल्टा और आपका नुकसान कर देंगे, खींचू टाइप के होंगे, है ना? तो कैसे लोग ज्यादा होते हैं सोसाइटी में, खींचू टाइप के ज्यादा होते हैं कि डोनेटिंग टाइप के ज्यादा होते हैं? बताइए। है ना, हमारे सोसाइटी में कैसे लोगों की संख्या ज्यादा है, प्लस आई वाले की माइनस आई वाले? माइनस है। माइनस है। माइनस वाले, है ना? बोलते हैं ना जमाना बहुत खराब है, इसीलिए बोलते हैं। माइनस आई वाले लोग बहुत ज्यादा है ना? आपको निपटाने के लिए तैयार है बिल्कुल वो। तो ये केमिस्ट्री में भी यही है, माइनस आई वाले जो ग्रुप हैं वो उनकी उनमें भीड़ मची पड़ी है, देखिए, है ना? माइनस आई वाले ग्रुप सबसे ज्यादा संख्या में है। लेकिन प्लस आई में देखें तो भाई अच्छे लोग तो भीड़ में छुपे होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, है ना? 1000 में एक आदमी बहुत अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, और इस 100 समय में एक लोग आदमी अच्छा जाना मिल जाएगा। पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या नहीं पसंद कर रहे? भीड़ में जाना कहाँ पसंद कर रहे हैं इस समय लोग। अच्छे लोग मिलेंगे कहाँ से फिर। हाँ, इस समय तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो माइनस आई वाले जो ग्रुप है इनका नंबर डोमिनेंट है, कहने का मतलब। तो इनकी लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है। अब देखो इनकी लिस्ट को, ये लिस्ट देखो ऐसा नहीं कि आपको एक बार में याद करनी है, अभी एक बार आप देख लीजिए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी नहीं याद होगी लेकिन 12th तक पहुंचते पहुंचते आपको याद हो जाएगी, है ना? बस ये है कि जब भी देखो तो एक बार उसको आंखें बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो NR3+ का होता है। NR3+, आर या एल्काइल ग्रुप है। शुरुआत में 3 पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे प्लस आई में 3 क्या थे, शुरुआत में निगेटिवली चार्ज वाले ग्रुप थे, है ना? शुरुआत में 3 निगेटिवली चार्ज स्पेसीज थे और आगे वाले सब न्यूट्रल थे। ऐसे ही इसमें भी है कि शुरुआत में जो 3 है वो पॉजिटिवली चार्ज है, NR3+, SR2+, NH3+। ठीक है, इनका बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विड्राइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, NO2 चौथे नंबर पे आता है। नाइट्रो भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। SO3R होता है। फिर साइनाइड, ये जहर है ना। फिर SO3PH, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये चारों हैलोजन, मुन्ना भाई, हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर के ही होते हैं। हैलोजन, है ना, अगर किसी कार्बन चेन से अटैच होंगे तो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं ये भी। OR विड्राइंग होता है, ईथर। SR भी विड्राइंग होता है। OAR, AR मतलब बेंजीन है बेटा, AR एरिल को बोला जाता है।
तो OAR लिखा हुआ, AR मतलब आप बेंजीन यहाँ बना सकते हो। OH एल्कोहल है ना, एल्काइन हो गया, NH2 हो गया, ओनली फेनिल ग्रुप हो गया, एल्कीन हो गया, और लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 है, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट भी 0 है और माइनस आई इफेक्ट भी 0 है। तो दोनों की लिस्ट में लास्ट में हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा ऑर्डर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो अभी इसमें आप जिनको जिनको मैंने कलर किया है, आप पूरा अभी देखो पूरा एग्जैक्टली एक बार में याद नहीं होता है ये लिस्ट। आप ऐसा करो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट छांट छांट के चाहो तो पहले याद कर लो। जैसे ये 3 शुरुआत के तो याद ही कर लो, NR3 प्लस SR2 प्लस NC प्लस, फिर NO2, फिर इसके बाद साइनाइड, फिर ये वाले काम के हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादातर आपको यही 99% एग्जाम्पल में यही आपको मिल जाएंगे, है ना। SO3 COOH, फिर हेलोजन तो बहुत कॉमन है, फिर OR OH एल्काइन NH2 फेनिल एल्कीन, है ना। तो ये आपको हो सकता है जल्दी याद हो जाए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको पहले याद कर लिया आप लोग, ठीक है। ये डिफिनेशन लिखी हुई है, इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन कह रही व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच टू ए कार्बन चेन। बोलते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन चेन से अटैच्ड हो जाता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चेन आर पार्सली डिस्प्लेस्ड। तो कार्बन चेन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्सली डिस्प्लेस होने लगते हैं। ड्यू टू दिस कार्बन चेन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। इस वजह से क्या होता है कि कार्बन के चेन पे पार्शियली पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इस फिनोमिनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कार्बन चेन कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बन की चेन में जो ये चार्ज का इंडक्शन हो रहा है, इसी फिनोमिनन को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही। तो वो तो डिफिनेशन है, वो तो आप एक बार समझ गए तो आप लिख ही लोगे, है ना, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मेन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में अच्छा अच्छा, ऑर्डर तो नहीं देखना है। नो सर, ऑर्डर। ठीक है, Yes. इसको मैं भेज भेज भी दूंगा, आप लोग जल्दीबाजी में गलत मत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यस। बेटर ये रहेगा कि इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग चाहो तो पूरे चैप्टर का प्रिंट आउट ही निकाल लेना और बस समझते चलना, है ना। तो इसमें समझने वाला ही है पूरे चैप्टर में, ठीक है। बस ये कि इम्पोर्टेंट बहुत है, तो हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछने में बिल्कुल भी वो मत करिएगा। तो की पॉइंट रिगार्डिंग प्लस आई इफेक्ट, देखिए कुछ ये की पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए, है ना। अब वो हम लोग समराइज कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें वो एक तरफ मैंने लिख दी है। पहला पॉइंट है आई इफेक्ट इज एन परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर कहीं आपको लिखा हो कि आई इफेक्ट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ाई है कि परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो आई इफेक्ट आपका कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, है ना। और सेकेंड पॉइंट है इट वेरीज अप टू 3 कार्बन एटम। ये जो इफेक्ट है ये 3 कार्बन एटम तक वेरी करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम लोग डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है फंक्शनल ग्रुप से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता जाता है। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीजेस, है ना, आई इफेक्ट वीक होता जाता है। और अभी हम लोग एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ की जैसे बात करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई इफेक्ट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को
बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही? जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड और एक मैंने ले लिया क्लोरो एसिडिक एसिड, और अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि इन दोनों में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, तो आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ए वाला कि बी वाला, एसिटिक एसिड की क्लोरो एसिटिक एसिड? तो क्लोरो एसिडिक एसिड में क्लोरीन जो लगा हुआ है टर्मिनल पोजीशन पे, इसका लग रहा होगा माइनस आई इफेक्ट, है ना? और यहाँ पे मेथिल का उल्टा क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब, और प्लस आई वाले कम कर देते हैं, है ना? तो इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये क्लोरो एसिडिक एसिड होगा। ठीक है ना? तो अभी आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, एक मैंने आपको हिंट दिया यहाँ पे कि कैसे ये चीज हम लोग देखा करेंगे। तो आपको बस ग्रुप पहचान में आना चाहिए कि वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बता भी सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन क्या होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन? तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में पहला है टू प्रेडिक्ट द नेट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें आपको बताना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसमें अगर आपको बताना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की क्या डायरेक्शन होगी, तो देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखानी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आप कोई फंक्शनल ग्रुप ढूंढो कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। तो इसमें आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन। ठीक है, अब ये देखो कि ये फ्लोरीन प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा था कि माइनस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा था। मतलब ये आई में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, है ना? तो फ्लोरीन आपका माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, हेलोजन जितने होते हैं वो सारे माइनस आई वाले होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो देखो, ये फ्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे ज्यादा शिफ्ट करेगा। तो उसमें आप 3 एरो बनाओ, है ना? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ। तो इसमें 3 एरो बनाइए। लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम पुल हो पा रहे होंगे। मतलब इधर इधर के भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे होंगे, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो पुलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो एक एरो कम कर दिए। और यहाँ भी वो इसका इफेक्ट जाएगा, इसका इफेक्ट देखो तो यहाँ तक जाएगा पूरा, क्योंकि ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा पुल होगा। लेकिन डिस्टेंस थर्ड कार्बन पे और कम हो जाएगा, तो एक ही एरो बनाओ। ठीक है, अगर मान लो आगे और कार्बन होता तो फिर वहां पे एरो ना बनाते, मान लो कि इसके एक एक और कार्बन यहाँ पे अटैच कर दे, ठीक है, CH2 जैसे, तो यहाँ पे पुलिंग नहीं होगी, ये इधर पुलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये चौथे कार्बन पे आ गया ना। चौथे कार्बन पे आई इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है ना? आ रही बात समझ में? Yes. यस। यस। ठीक है, तो इसको इस तरह से दिखाना होता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल में अगर आपको पूछा जाए कि इसमें आई इफेक्ट को आपको इसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगा, तो इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो ये कीटोन ही है, एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और तो कोई दिख नहीं रहा। तो और कीटोन का आई में इफेक्ट कौन सा होगा, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब माइनस आई वाले होते हैं। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। तो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है
उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब इसमें गौर कीजिए कि मैंने इसमें एक ही बॉन्ड पे एरो बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है क्योंकि इसका दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और ये जो आई इफेक्ट होता है पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं होता है, ये केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पे ही ऑपरेट होता है, इसलिए एरो मैंने इसके केवल एक ही बॉन्ड पे शो की है ना। अब इधर वाले भी थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे बेटा नेक्स्ट कार्बन के, तो एक मैंने एरो कम कर दिया, और नेक्स्ट कार्बन में और कम शिफ्टिंग होगी, तो एक एरो मैंने और कम कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, इधर के भी अपनी तरफ खींच रहा है, इधर के भी खींच रहा है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस ग्रुप की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। बोलो भाई, ये आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, जैसे आपको एक ये वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, ये भी अच्छा एग्जांपल। इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो ये सबसे टॉप पे लगा हुआ है और एक बॉटम पे लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये देख के बताना है कि किसका कौन सा इफेक्ट है। जैसे O माइनस का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई की माइनस आई? O माइनस का आई में कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस प्लस आई। इसमें देखो आपको ऐसे याद रखो, अगर कोई आयनिक स्पेसीज है तो उस पे जो भी चार्ज है उसका अपोजिट आप बोल दो, जैसे इस पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज वाले सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो माइनस आई, जस्ट अपोजिट बोलना है ना। देखो आपने इस बात गौर ना की हो कि जैसे माइनस आई, ये जितने भी पॉजिटिवली चार्ज वाले स्पेसीज थे इन पे चार्ज पॉजिटिव था, लेकिन आई में कौन सा इफेक्ट शो कर रहे थे, ये माइनस आई, है ना। तो ऐसे मतलब कभी आपका गलत नहीं होगा, मान लो भूल भी गए नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, तो आप देखो जैसे O माइनस आया तो O माइनस है, O पे माइनस का चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये आई में प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो इसमें आप तुरंत क्लिक कर जाओगे कि हाँ कौन सा इफेक्ट है, तो O माइनस का आई में देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और OH का देखा जाए तो एल्कोहल, एल्कोहल तो दुनिया को मतलब लोगों को दुनिया से उठा देता है ना, तो ये तो 100% खींचू टाइप का होगा। बोलो भाई, माइनस आई। ठीक है, तो एल्कोहल कैसा ग्रुप होगा, माइनस आई वाला। अब इसमें ये तो दानवीर कण निकला भाई, देखो वो प्लस आई वाले तो सब है ना डोनेटिंग नेचर के होते हैं, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की चेन की तरफ, तो पहले आप 3 एरो बनाओ। ठीक है, फिर सेकेंड कार्बन पे थोड़ा सा एक एरो कम कर दो, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और थर्ड कार्बन पे एक एरो और कम कर दो। अब इसके रिस्पेक्ट में भी तो दिखाना पड़ेगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में भी दिखा देते हैं चलो, कि ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस आई है ना, तो ये पुलिंग नेचर होगा, तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ क्या कर रहा है भैया, खींच रहा है, माइनस आई। अच्छा, सेकेंड कार्बन के भी अपनी तरफ खींच रहा है, और थर्ड कार्बन में भी थोड़ा सा पुलिंग नेचर आएगा। ठीक है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन O माइनस से, अगर आप गौर से देखिए ओवरऑल O माइनस की तरफ से किसकी तरफ जा रहे हैं, OH की तरफ, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक यूनिक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, यूनिक डायरेक्शन है ना, कि O माइनस से सारे भागते भागते मतलब वो शिफ्ट होते होते OH की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल है ना। बहुत ही कम ही ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये वाला एग्जांपल दे दिया आपको और पूछे इसमें आई इफेक्ट की क्या डायरेक्शन है, अब कहोगे सर कि इसमें तो हमें कोई ग्रुप ही नहीं दिख रहा है है ना, तो
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बीच में कार्बन है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज आई में कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। है ना, निगेटिवली चार्ज उल्टा आपको बोलना है, माइनस निगेटिवली चार्ज प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसपे निगेटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर में जो बैठा हुआ है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसका इफेक्ट होगा कौन सा? प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो ये क्या कर रहा होगा? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों तरफ, ठीक है। यस सर। है ना, ये इस तरह से अगर यहीं पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तो यहाँ पे ये फिर आई में कौन सा इफेक्ट शो करने लगेगा? कार्बन माइनस। नेगेटिव। माइनस आई इफेक्ट। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने लगे, अपने सराउंडिंग में जो भी उसके सिग्मा बॉन्ड है ना, उनको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा वो। तो ऐसे आप बहुत आसानी से बता सकते हो, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये इसी तरह से करे गए। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें कई सारे ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो इसमें आपको एक एक को पकड़ के बोलना है ना। मतलब इसमें जब एक से ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो वन बाय वन बोलना ज्यादा आसान रहता है। मतलब एक बार में कुछ नहीं बोल सकते कि किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो आपको वन बाय वन ही देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे में आप देखते जाओ, जैसे इसमें 4 ग्रुप है, तो एक तो CO माइनस है, तो CO माइनस का आई में कौन सा इफेक्ट होगा? तो इस पे हाँ, माइनस चार्ज है तो प्लस आई हो जाएगा। तो पहले इसके दिखा देते हैं कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये प्लस आई वाला है, मतलब दानवीर कण है, ये तो कार्बन की तरफ ही शिफ्ट करेगा, है ना। तो प्लस आई वाला पहले पहले कार्बन पे तो 3 एरो बनाओ, सेकेंड कार्बन पे 2 एरो, और थर्ड कार्बन पे 1 एरो। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा वो केवल इतने पोर्शन में हो रहा होगा, उसके आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं जा पा रहा होगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में चलो देखते हैं OCH3 जो लगा हुआ है, OCH3, तो ये आपका OR है। OR मतलब ईथर होता है। तो एल्कोहल ईथर ये भाई भाई होते हैं सब। तो एल्कोहल का माइनस आई होता है, तो ईथर का भी माइनस आई होता है, माइनस आई वाले। तो ये खींचू टाइप का है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने आप खींचेगा। तो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसमें तो भाई 3 एरो लगाएंगे, पड़ोसी कार्बन में 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, है ना। इधर एक ही जाएगा फिर। तो इसका इफेक्ट इतने पोर्शन में जा पा रहा है, इस स्ट्रक्चर में इतने पार्ट में ही उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में देखें NH2। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर वो जो जहाँ पे 2 ब्लैक एरोज है वहां पे नहीं होगा? अच्छा, एक एरो उधर भी जाएगा ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, एक और ऊपर भी जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे 2 आया तो एक यहाँ भी आएगा, है ना। हाँ ठीक ठीक, मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी एक आएगा, है ना। और इधर तो मैंने शायद दिखाई दिया, इधर तो मैंने दिखाई दिया। मतलब इतने पार्ट में इसका इफेक्ट इतने पोर्शन में जाएगा, ठीक है। और अब इसको पकड़ते हैं NH2 को। तो NH2 का आई में माइनस आई है, एमीन भी माइनस आई पे शो करते हैं। तो ये भी खींचो टाइप का है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सबसे ज्यादा तो ये वाले खींचेगा, फिर इधर वाले थोड़े से कम, फिर एक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये इधर खींचेगा और यहाँ पे इधर खींचेगा। तो आप ये वाला देखो, जहां पे एरो टकराने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस इधर देखो, ये वाला एरो इधर आ रहा है राइट साइड पे, और NH2 वाला एरो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे?
एक दूसरे इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ एरो देख लो कि यहाँ पे जो ये कौन सा ग्रुप था, OCS है, इसके रिस्पेक्ट में ये थर्ड पोजीशन थी, एक ही एरो आ रहा है, और NH2 के रिस्पेक्ट में एक एरो आ रहा है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग, ना ये इधर जा पा रहे होंगे ना वो इधर जा पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए ना तो ऐसे कैंसिल भी करना होता है। अब जहाँ पे सेम डायरेक्ट जैसे जहाँ पे सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो वहां तो वो ऐड हो जाएंगे, तो वहां पे कैंसिल तो नहीं करेंगे। यहाँ पे एरो, जिस कोवेलेंट बॉन्ड में एरो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपको कैंसिल भी करना होता है। अब ये NH3+ देख लीजिए, NH3+ का आई में कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो -I। -I मतलब ये भी कैसा है, खींचू टाइप का है, तो ये तो खींचेगा भाई अपनी तरफ। एक दो तीन एरो इधर बना दिए, दो इधर इधर बना दिए, दो इधर बना दिए, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो जो एरो सेम डायरेक्शन में है, उनमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, देखो भाई, यहाँ पे दो एरो ऊपर जा रहे हैं, एक एरो नीचे जा रहा है, तो इसमें एक एरो क्या हो जाएगा, दोनों का एक एक एरो क्या कर देंगे हम लोग, हटा क्या? देंगे, कैंसिल कर देंगे। तब भी इसका इसका तो इफेक्ट रहेगा ही, है ना, क्योंकि इसके दो एरो थे। अब जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसके ये जो NH2 ग्रुप है इसके दो एरो है और ऊपर वाले का एक एरो है, तो इन दोनों का एक एक कैंसिल कर दो, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तब भी एक तो रहेगा ही। मतलब इधर वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन NH2 की तरफ ही मूव करेगा, लेकिन यहाँ वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो NH3+ की तरफ। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, यस। है ना। मतलब वो है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उस चीज को कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देगा, बताओ एरो की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। जैसे इसमें ये कुछ क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है, एक बार इनको देख लेते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है इन चारों में से, Partial displacement of sigma electron. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही बेटा, बी हो जाएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट बताने। पहला स्टेटमेंट देखो, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, आई इफेक्ट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है एक एटम से दूसरे एटम पे। तो क्या सही कह रहा है ये, इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो हाँ नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर वर्ड का मतलब ही अलग होता है ना। ट्रांसफर का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं कि वो पूरा पूरा एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो जाए। तो ट्रांसफर वर्ड गलत है, यहाँ पे शिफ्टिंग बोलता या डिस्प्लेसमेंट बोल देता तो भी सही हो जाता। तो ये तो गड़बड़ है। दूसरा कह रहा आई इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये सही है, आई इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, पोलराइजेशन मतलब समझ लो कि पोलराइज करना, पोलराइज मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है।
तो एक तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोलराइजेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को पोलराइज कर रहा होता है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव के पोलराइज कर रहा होता है ना, प्लस आई में माइनस में रिपेल कर रहा होता है। तो आई इफेक्ट एक्चुअली पोलराइजेशन पे ही बेस्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन पे ही बेस्ड है। एक तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन ही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही बोलना पड़ेगा हम लोगों को। तीसरा क्या है, आई इफेक्ट क्रिएट्स ए नेट चार्ज इन द मॉलिक्यूल। आई इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, नेट चार्ज आ जाता है। बोलो भाई, क्या सही कह रहा है ये? यस सर। It's a partial charge. नेट चार्ज कैसे आता है? सर अगर वो शिफ्ट करता है तो भी चार्ज हो जाता है, और अगर रिपेल करता है। हाँ, कैसे कि शिफ्ट होता है तो भी चार्ज आता है, रिपेल होता है तो भी चार्ज आता है ना, मतलब दोनों वैसे चार्ज आ जाता है। बताओ बेटा, जो ही बताओ। देखो यहाँ पे वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे वो उसने बोला है आई इफेक्ट क्रिएट्स नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल। ये जो नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज का मतलब समझ लो कि जैसे -1 का चार्ज आ जाए पूरा पूरा, है ना, होल नंबर में -2 का चार्ज है, -3। तो नेट चार्ज का मतलब इस तरह से होल नंबर में चार्ज अगर आ रहा है तो बोल सकते हैं कि नेट चार्ज आ रहा है। लेकिन आई इफेक्ट में चार्ज आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट वो पार्शियल चार्ज होता है ना, वो होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शनल। उसको नेट ना बोलकर बेटा बोला जाए तो फ्रैक्शनल चार्ज एराइज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज या पार्शियल चार्ज एराइज होता है। तो यहाँ पे ये नेट वर्ड कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। तो इसको सही मानना गलत हो जाएगा बेटा, नेट या तो ना लिखता वो, ठीक है। तो नेट की वजह से वो गड़बड़ है। और चौथा क्या कह रहा है, आई इफेक्ट इज ए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। बताओ, आई इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है? No, sir. नो नो सर। नो सर। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ने पे कम होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसमें केवल एक ही सही आ रहा है, बॉम्बे वाला। ये वाला चलो आप ही लोग बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। इसमें कौन सा ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा? D. हाँ, डी वाला, ठीक है। डी वाला प्लस आई कर रहा है। बाकी ये देखो, हेलोजन माइनस आई वाले होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई, एल्कोहल ईथर भाई भाई ये सब माइनस आई वाले हैं। बस ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज है तो ये आई में प्लस आई शो करेगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही पूछे जाते हैं, लेकिन वही है कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब अगली क्लास में ये मैं रेजोनेंस से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला जो इसमें टॉपिक है वो रेजोनेंस ही है, ठीक है। तो आप लोग इसमें सीट में सेक्शन ए कर लीजिएगा। अगर आप इसकी सीट बड़ी जल्दी लगेगी आपसे, है ना, मतलब ये इसके सीट में ऐसे कोई, जैसे फिजिकल के चैप्टर में तो न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग, है ना, इसकी सीट लगाने में दिक्कत 1% भी नहीं आएगी, मतलब दिक्कत करने मतलब दिक्कत तो वैसे भी तुम लोग को नहीं आएगी लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी लगेंगे क्वेश्चन। जैसे देखो ये वाला है इसका सेक्शन, सेक्शन ए। आज हम लोग ने मेनली देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ा है, शुरुआत में तो सब बेसिक ही था। तो ये जैसे क्वेश्चन है, ये कर लेते, तो इसमें आपसे कह रहा शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन द फॉलोइंग। तो आपको वही एरो बना बना के दिखाना है ना, कि एरो बना बना के ये वही माइनस आई शो कर रहा है, तो ये एरो इधर इधर ऐसे बना बना के दिखाना है।
तो ये एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, और इसके आंसर भी पीछे दिए हुए हैं, तो काफी कुछ डाउट आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सीट के पीछे आंसर भी दिए हैं। ये पार्ट 1 भी कर लीजिएगा इसका, ये वाला भी, ऑब्जेक्टिव वाला भी, ठीक है। ये पीछे आंसर है ना, तो अगर कहीं पे आपका गड़बड़ भी होगा तो आंसर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरा आंसर, है ना। देखो ये पीछे जब एरो बना बना उसने दिखाए हैं, है ना, देखो सब में उसने एरो बना बना के दिखाया। लेकिन पहले आप लोग आंसर मत देख लीजिएगा, पहले आप खुद से करिएगा, ठीक है। तभी वो आप जब करोगे ना, तभी आपको वो लिस्ट भी याद होगी, कि आप देखोगे कि यार NH कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I -I, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो वो लिस्ट आप बार बार देखेंगे तभी आपको दिमाग में बैठेगी लिस्ट, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी आगे कराऊंगा मैं, है ना। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। है ना, आज इवनिंग में 4 बजे टेस्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। चलिए, अच्छा, ओके, अच्छा, गुड बाय।